दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वन शॉट में। सेकेंड सेमेस्टर का पहला वन शॉट आपने बहुत प्यार दिया, ये दूसरा वन शॉट आ गया और केवल 8 यूनिट हैं। सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री उड़ जाएगी भाई। और खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस हैं वो भी वन शॉट में 8 वीडियो में पूरा सेकेंड सेमेस्टर उड़ा देंगे, जो कि कल से शुरू हो जाएगा भाई। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 1 मिलियन का टारगेट रख दिया है, 90 दिनों के अंदर 90 वन शॉट आपको देने वाले हैं। आज के इस वन शॉट में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, जो कि दूसरी यूनिट है। अब ध्यान से समझिए भैया, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले समझो प्रोटीन होते क्या हैं। तो प्रोटीन को समझने से पहले आप एमिनो अम्ल समझो क्या होते हैं। देखो भैया, जहां कहीं भी NH2 होता है उसे हम लोग एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन। और जहां कहीं भी COOH होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये ओइक एसिड यानी एसिड समूह है, ये एमीन समूह है। तो अगर कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें ये ग्रुप भी हो और ये ग्रुप भी हो तो उसे कहेंगे एमिनो अम्ल। जैसे अगर हम कहें NH2 CH2 COOH, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एमीन भी है, इसमें अम्ल भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल। अब सर जी यार पढ़ा प्रोटीन रहे हो, बता एमिनो अम्ल रहे हो, तो ध्यान से समझिए भैया, प्रोटीन के बनने के लिए हमें एमिनो अम्ल चाहिए होते हैं। तो अगर किसी का पेपर ऑब्जेक्टिव है तो पहला क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, यानी प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। तो आप कहोगे प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। कैसे बनते हैं सर जी बताओ? तो भैया बनते ऐसे हैं, मान लिया एक एमिनो अम्ल है, एक और एमिनो अम्ल है, एक और एमिनो अम्ल है। ऐसे जब बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते जाते हैं तो मेरे भाई इन्हें हम लोग कह देते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहते हैं? ध्यान से समझिए, ये एक एमिनो अम्ल है, ये एक और एमिनो अम्ल है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा इसे हम लोग कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहेंगे भैया? पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग इसे कहेंगे। और ऐसे ही जब और बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे, एक और बना, एक और बना, एक और बना, एक और बना, ऐसे जब और बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे तो बहुत को अंग्रेजी में कहते हैं पॉली। क्या कहते हैं? पॉली माने बहुत सारे। तो जब बहुत सारे बॉन्ड बनेंगे तो एक पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड, तो इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, या इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग कह देते हैं प्रोटीन। तो सरल भाषा में कहें कि भैया अगर हम लोग एमिनो अम्लों को जोड़ते चले जाएं तो उसे ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं भैया। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है? प्रोटीन, सोयाबीन। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, पनीर में, इन सब चीजों में पाई जाती है। तो अगर हम कहें ये किससे, हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? CHO यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन भैया प्रोटीन में एमिनो अम्ल है, NH2 भी है, तो यानी इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिख दिया C,H,O,N कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बने वो यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, यानी जब बहुत सारी लंबी चेन जुड़ेगी तो भार ज्यादा हो जाएगा। तो जिनका अणुभार बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन कहलाते हैं। ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? मुल्डर ने किया। यह भी विकल्प का क्वेश्चन है कि प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो आप कहोगे प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले मुल्डर ने किया। ठीक भाई, ये एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अभी आपको बताया जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यानी बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसलिए इस चेन को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या फिर प्रोटीन हम लोग कह देंगे भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो विकल्प में पनीर हो तो पनीर लगा देना, सोयाबीन हो तो सोयाबीन लगा देना। में पाई जाती सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है केले में। केले में प्रोटीन नहीं होती है, ये हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम्स का रेगुलेशन करती हैं। सरल भाषा में कहें तो एंजाइम क्या है? हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जैसे खाने का पाचन हो रहा है एंजाइम की वजह से हो रहा है, तो एंजाइम भी एक तरीके से क्या होते हैं?
प्रोटीन ही होते हैं। तो एंजाइम जो हैं, जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, जो हार्मोन्स का रेगुलेशन हो रहा है, वो भी सब क्या है, प्रोटीन ही करवा रही है भाई। ठीक, तो इस तरीके से प्रोटीन काम करता है, ये उसके कार्य भी हमने बता दिए। फिर भैया इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो भैया इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो भैया मेरे मोस्ट वांटेड है ये, लॉन्ग में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो, ऑब्जेक्टिव है तो चांदी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 तरीके, इसके निम्न 4 स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं। और कैसे पहचानेंगे? तो भैया एमिनो अम्ल जोड़ते जाओ, एमिनो अम्ल जोड़ते जाओ, जो बनेगा वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो एमिनो एसिड्स के कई मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने पर प्रोटीन की प्राइमरी संरचना प्राप्त होती है। हो गई प्राप्त। फिर क्या करेंगे भैया, अब सेकेंडरी कैसे? तो जब लंबी चेन पूरी बन गई, अब उसे घुमाएंगे। जब घुमाएंगे तो सेकेंडरी संरचना बनेगी। तो जो प्रोटीन की प्राइमरी संरचना है को मोड़ दें, हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं। यानी जो पहले वाली सीधी चेन मिली, अब उसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से, मोड़ने के बाद उसे हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में कनेक्ट करेंगे, मजबूत करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अपनी भाषा में समझा करो, सीधी सीधी जो एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसे मोड़ दिया, मोड़ने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से मजबूत कर दिया, जोड़ दिया, तो उसे द्वितीयक संरचना हम लोग कहते हैं। द्वितीयक संरचना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्वितीयक संरचना मेरे भाई 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक होती है अल्फा हेलिक्स, समझिए ये द्वितीयक वाली ही है। द्वितीयक वाली में एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा हेलिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा हेलिक्स। यही आता है पेपर में कि भैया अल्फा हेलिक्स संरचना को बनाओ चित्र के साथ में। अभी चित्र भी आपको दिखाएंगे, समझो पहले अल्फा हेलिक्स संरचना कैसे काम करेगी। अभी हमने आपको बताया एमिनो अम्ल में कौन होता है, NH2 होता है, और कौन होता है, COOH होता है। तो इसका हम लोग NH ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, NH, और इसका हम लोग CO ले लेंगे। भैया एमिनो अम्ल से मिलकर बना है ना, तो इसके NH और इसके CO के बीच में बॉन्ड आपस में जुड़ने लगेंगे, जिससे क्या होगा, द्वितीयक स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स संरचना बन जाएगी। यही हमने लिखा हुआ है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में देखो CO, COOH का CO, NH2 का NH, ग्रुप के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, और जो सीरीज बनती है उसे अल्फा हेलिक्स सीरीज भी कहते हैं। अगर हम इसका चित्र आपको दिखाएं तो नीचे दिखा रखा है, देखिए ये अल्फा हेलिक्स इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सर जी दिखाओ कैसे, समझाओ इस चित्र को। लो समझाए दे रहे भैया, ये देखो घूमी हुई संरचना है, ये देखो ऐसे करके घूमी हुई संरचना है, इसमें CO और NH के बीच बॉन्ड है। ये देखो पहली वाली जो लाइन है, इसमें देखो CO दिख रहा है आपको, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ दो, उसके नीचे वाली लाइन में आपको NH दिख रहा होगा, ठीक। O कैसा होता है, माइनस होता है। H कैसा होता है, प्लस होता है। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था, जब प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करता है, मांगने की, भीख मांगने की क्षमता, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो खेल है, तो प्लस वाला माइनस वाले को जो आकर्षित करता, O वाला जो H को आकर्षित कर रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी वजह से ये स्ट्रक्चर रुका हुआ है। ऐसे इसमें देखो यहां CO दिख रहा है, जरूरी नहीं जितने हमने बनाए आप उतने ही बनाओ। एक लाइन में CO दिखाया, इस लाइन को छोड़ दो, अगली लाइन में देखो NH दिख रहा है, इसका O, इसका H, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से अल्फा हेलिक्स संरचना बनती है। तो जब कभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर आएगा तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना पड़ेगा। दूसरा जो 2 डिग्री का होता है वो बीटा हेलिक्स होता है। बीटा हेलिक्स क्या होता है, जब ग्रुप्स का साइज छोटा होता है तब बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसमें सभी सीरीज खुली होती है। एक्चुअल में बीटा शीट स्ट्रक्चर होता है, चादर के समान होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका चित्र भी हम लोग नहीं बनाएंगे। यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर लॉन्ग में आता है तो कई बार तो केवल 2 डिग्री स्ट्रक्चर ही पूछेगा। और 2 डिग्री स्ट्रक्चर आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे भैया जब 1 डिग्री वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग उसे घुमा देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा मजबूती आ जाती है। किसके बीच आती है, तो COOH का CO होता है, NH2 का NH होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, जिसे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा शीट स्ट्रक्चर यानी बीटा स्ट्रक्चर होता है। जब ग्रुप छोटे छोटे होते हैं तब बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर का निर्माण होता है भाई, ठीक। तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। फिर 3 डिग्री देखो भैया, 3 डिग्री में क्या होता है, टर्शरी होता है।
इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड सीरीज की फोल्डिंग और बॉन्डिंग होती है। यानी सरल भाषा में कहें तो फोल्डिंग माने क्या होता है, मोड़ना, बॉन्डिंग माने क्या होता है, जोड़ना। इसमें 4 प्रकार के बॉन्ड भाग लेते हैं। यानी जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थे, लेकिन जो 3 डिग्री और एक्स्ट्रा लेवल पे जाएंगे कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं काम चल रहा है तो और बॉन्ड जोड़ेंगे और स्ट्रक्चर को ओंगा पोंगा बनाएंगे, फोल्ड होल्ड करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड यानी प्लस माइनस वाला बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, डाइसल्फाइड मतलब सल्फर के बीच बनने वाला, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ये 4 तरीके के बॉन्ड बनेंगे और बुरी तरीके से चेन को मोड़ा जाएगा, फोल्ड किया जाएगा और तब बनेगा 3 डिग्री यानी टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा भैया। ठीक, फिर एक 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बोलें तो क्वाटर्नरी में क्या होता है, अधिकतर प्रोटीन की कई स्मॉल यूनिट्स होती हैं। जो प्रोटीन की छोटी छोटी, जैसे अल्फा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक अल्फा, एक और अल्फा, एक और, कईयों को आपस में जब मिला देंगे 4-4 यूनिट्स को, नाम ही है क्वाटर्नरी भैया। ठीक है, तो हमने लिखा जिनकी कई संरचनाएं होती हैं, अतः अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर की 4 यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। यानी चतुर्थ संरचना बनाने के लिए जो अल्फा स्ट्रक्चर है उसे ही 4 यूनिट को उठाओ, आपस में जोड़ दो तो वो 4 डिग्री यानी चतुर्थ संरचना बन जाएगी भाई। ठीक, फिर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, विकृतीकरण कहते हैं इसे। ज्यादा गर्म कर दोगे स्ट्रक्चर टूट जाएगा, बॉन्ड टूटने लगेंगे, इसे ही प्रोटीन का डीनेचुरेशन यानी विकृतीकरण कहेंगे। तो वह क्रिया जिसमें प्रोटीन के फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है तथा इसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। जो पीछे लिखा है वो तो लिखा ही है, हमारी भाषा समझो कि भैया जो आपने घुमा घुमू के आंड बांड बनाए हैं, जब अंधाधुंध गर्म कर दोगे तो वो बॉन्ड टूटने लगेंगे। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो इसी को प्रोटीन का विकृतीकरण यानी डीनेचुरेशन हम लोग कहेंगे भाई। ठीक, अब प्रोटीन का कंपोजिशन कैसे होता है इसे समझते हैं भैया। तो इसका कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं होता है। कंपोजिशन का मतलब समझते हो किससे किससे मिलके बना है। तो नॉर्मली इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन में आयोडीन मिल जाता है, कुछ में आयरन मिल जाता है, कुछ में सल्फर मिल जाता है। अभी आपने देखा डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात कर रहे थे। कुछ प्रोटीन में कैल्शियम की भी मात्रा होती है, कुछ में फास्फोरस की भी मात्रा होती है। तो कोई निश्चित कंपोजिशन नहीं है, अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स में अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाती हैं भाई। ठीक, क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया गया भैया। ये वरदान वन शॉट है, बहुत रिसर्च लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन इस बात की गारंटी है, एक विजन देखा है कि 90 दिनों के बाद कोई भी बच्चा, चाहे सेकंड का हो, 4th का हो, 6th का हो, उसके ऑब्जेक्टिव पेपर हो, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, उसे भटकना नहीं पड़ेगा। वो कहेगा बीएससी मतलब बीडीकेडियन। तो सब्सक्राइब करो यार, 1 मिलियन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। तो सिंपल प्रोटीन सबसे पहला क्लासिफिकेशन है। क्या होता है, तो ये केवल एमिनो, साधारण है, सीधे सीधे एमिनो एसिड जोड़ दिए, चलो ठीक है सब लोग जुड़ जाओ भैया। सिंपल प्रोटीन यानी इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर एमिनो एसिड देते हैं, जैसे एल्बुमिन। आप लोग अगर अंडा वगैरह आपने देखा होगा तो अंडे को फोड़ने पर अंदर जो निकलती है जर्दी टाइप, उसमें उसे ही अंडे की एल्बुमिन बोलते हैं, वही प्रोटीन होती है। बहुत प्रोटीन होती है अंडे के अंदर भाई। ठीक, तो ये सिंपल प्रोटीन है। सरल भाषा में जो सीधे सीधे एमिनो एसिड को जोड़ दिया बन गए सिंपल प्रोटीन कहलाएंगे। फिर होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, देखो भैया हमेशा कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है व्युत्पन्न, कि अगर सीधे सीधे एमिनो अम्ल जुड़े हैं तो इसका मतलब वो सिंपल प्रोटीन है। अब उसमें छेड़खानी करो, कुछ हटाया उसकी जगह कुछ लगा दिया, फिर कुछ हटाया उसकी जगह कुछ और लगा दिया। जैसे अगर हम आपसे कहें ये मेथेन है, इसमें से हम एक H हटाएं और उसकी जगह Cl लगा दे तो ये मेथेन का डेरिवेटिव हो गया, व्युत्पन्न हो गया, कॉन्जुगेटेड हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो इनकी हाइड्रोलिसिस कराने पर एमिनो एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड भी मिलेगा। यानी केवल एमिनो एसिड मिले साधारण तो वो सिंपल वाले प्रोटीन है, लेकिन अगर उसमें और मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाए, मतलब खिच्चू मचा हुआ, कॉन्जुगेटेड है ये, तो इस तरीके के प्रोटीन कॉन्जुगेटेड होते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये सब इसके क्लासिफिकेशन होते हैं भैया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 3 में, तो डेरिवेटेड प्रोटीन होते हैं। डेरिवेटिव अभी हमने आपको बताया, जब सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की एमिनो एसिड के द्वारा हाइड्रोलिसिस होती है तब डेरिवेटिव प्रोटीन बनते हैं। यानी जो साधारण वाला है और दूसरा कौन सा है, कॉन्जुगेटेड वाला, दोनों को मिला के जल वल से क्रिया करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, खिच्चू मचवा दो, तब जो बनेगा वो डेरिवेटिव प्रोटीन कहलाएगा, जैसे पेप्टाइड वगैरह होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यानी प्रोटीन के क्या क्या गुण हैं, तो गुण नंबर 1 तो है कलरलेस होते हैं,
कोई कलर नहीं, स्मेल कोई महक नहीं आती है, नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होते हैं। बार बार बता रहे हैं क्रिस्टल समझते हो क्या होता है? जैसे भैया ये चीनी का क्रिस्टल है, ये चीनी का क्रिस्टल है, ठीक, और आपने देखा होगा नमक का क्रिस्टल भी आपने देखा होगा। तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट भी सर्टेन, निश्चित नहीं होते हैं कि कितने पे ये गल जाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिक जहां पे वर्ड आ जाए, ऑप्टिक का मतलब होता है प्रकाश, यानी प्रकाश का इन पे फर्क पड़ता है, तथा इनके मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऊपर बता चुके हैं। इनका द्रव्यमान ज्यादा होगा, हालांकि देखने में छोटे लगे, घाव करें, गंभीर वाला मामला होगा भैया, ठीक। दूसरा, ये एसिड और बेस दोनों के साथ में क्रिया कर लेते हैं। तीसरा, ये एसिड और एंजाइम्स के द्वारा एमिनो एसिड में सूख जाते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस कई स्टेप में होती है और आखिरी में एमिनो एसिड ही हमें मिल जाता है। इनका ऑक्सीडेशन भी हम लोग करवा सकते हैं। जब प्रोटीन को अकेले या अल्कोहल के साथ हीट करते हैं तो इनका कोगुलेशन समझते हो, कोगुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कि खून यहां से चू रहा है, अब आपने चूना वूना लगाया तो वो इकट्ठा जम गया, उसे कोगुलेशन कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो कोगुलेशन हो जाता है तथा बना हुआ सब्सटेंस बेस बिल्कुल अलग होता है, इसे डीनेचुरेशन कहते हैं। यानी गर्म करके भी प्रोटीन के बॉन्ड तोड़ सकते हो, या फिर उसमें क्या करो, अल्कोहल के संग में हीट कर दो। अभी बताया देखो, हीट करते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर टूटने शुरू हो जाएंगे और इसे प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहेंगे। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से परीक्षण करके प्रोटीन का पता लगाया जा सकता है? तो जेंथोप्रोटेइक टेस्ट होता है सबसे पहले। प्रोटीन के सॉल्यूशन में कॉन्क HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर येलो कलर बने। अगर मेरे भाई समझो, प्रोटीन आपके पास है, प्रोटीन को आपने काहे में मिलाया? HNO3 में मिलाया, और अगर मिलाने पर आपको पीला कलर मिल जाए, येलो कलर अगर आपको मिल जाए, तो आप समझ जाओ कि येलो कलर का प्रोड्यूस हो जाए, जिसे NaOH के साथ बेसिक करने पर नारंगी कलर हो जाए। यानी सबसे पहले प्रोटीन ली, HNO3 में डाला, पीला कलर आया, फिर NaOH से क्रिया कराई, तो अगर आपको नारंगी कलर मिल जाए तो समझ लो ये प्रोटीन है भाई, ठीक। फिर एक बाईयूरेट टेस्ट होता है। बाईयूरेट सफेद कलर का पाउडर होता है। प्रोटीन के बेसिक सोल्यूशन, जो भी प्रोटीन का सोल्यूशन आपके पास है, कुछ लोग कहेंगे अगर हमें पता ही है ये प्रोटीन का सोल्यूशन, अबे टेस्ट का मतलब चेक कर रहे हैं, तो जो सोल्यूशन है अगर उसे चेक करना है ये प्रोटीन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन ले लो, CuSO4 की कुछ बूंदे डालो, जिससे क्या होगा, बैगनी रंग का कलर आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद नाइट्रोप्रूसाइड एक टेस्ट होता है। इसमें प्रोटीन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से क्रिया कराते हैं और लाल कलर मिलता है। यानी परीक्षण करने का मतलब होता है कि भैया सॉल्यूशन लेंगे, लाल मिल गया तो ये परीक्षण है, नीला मिल गया तो ये परीक्षण, और पता चल रहा है कि ये प्रोटीन है भैया, ठीक। जैसे मॉलिस परीक्षण होता है, इसमें प्रोटीन के सॉल्यूशन में बीटा नेफ्थॉल डालते हैं। ये वाला जो परीक्षण है ये कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, हमने आपको बताया था। 2 ml बिलियन में अल्फा नेफ्थॉल मिलाते थे, जिससे बैगनी रंग की रिंग बनती थी, यहां भी मिल रही है। बीटा नेफ्थॉल और कॉन्केस्टोसोफोर डालने पर वॉयलेट कलर यानी बैगनी रंग की अगर रिंग बन जाती है तो उसे हम लोग मॉलिस परीक्षण कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये इतने सारे परीक्षण प्रोटीन देती है भाई, ठीक। तो प्रोटीन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ साथ ये किससे मिलके बना है? एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड भी यहां पे आता है। क्या होता है एमिनो एसिड? आपको बता चुके हैं। बे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें कौन कौन होता है बता दो। जिनमें NH2 होता है यानी एमीन होता है, संग में COOH यानी एसिड होता है, उसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? NH2 तो होगा ही, ठीक, COOH तो होगा ही, और यहां R की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप, जैसे R की जगह पे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, इस तरीके से यहां पे कुछ जुड़ा होगा। लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है कि एमिनो का मतलब NH2, एसिड का मतलब COOH यानी NH2 और COOH जरूर होगा भैया, ठीक। क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? तो 2 तरीके से ये क्लासिफाई किए जाते हैं। जो लोग भी बायोलॉजी वाले बच्चे हो, ये सब मोस्ट वांटेड है। कल जूलॉजी का वन शॉट आएगा, ये सब उसमें भी है, तो बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है भाई, ठीक। क्लासिफिकेशन, इसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है लेकिन हमारा शरीर उन्हें नहीं बना पा रहा है। टोटल 9 होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। पेपर में ये विकल्प में भी आपसे पूछ सकता है कि इसेंशियल एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो वो अमीनो एसिड जो शरीर खुद नहीं बना पाता, खाने से लेना पड़ता है, ये टोटल 9 होते हैं। दूध है, अंडा है, दाल है, सोया है, मछली का
मछली है, मीट है, इन सब चीजों से ये हमें मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हमने यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ल्यूसीन इंपॉर्टेंट है, वैलिन इंपॉर्टेंट है, लाइसिन इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमने 9 के 9 यहाँ पे लिख दिए हैं। जिन लोगों ने भी कोर्स में एनरोल किया है, हम आपको सजेस्ट करेंगे आप सेमेस्टर मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा, हम लोगों को सपोर्ट भी मिलता है और यूट्यूब पे इतना सब पढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती कि ज्यादातर बच्चों की हम लोग मदद कर पाए। और अगर आप YouTube पे देख रहे हो सीरीज, तो भैया फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो, PDF आपको वहां पर मिलती रहेंगी भाई, ठीक है। हिस्टिडीन है, ये सारे के सारे भैया, ठीक है, जितने भी ये लिखे हुए हैं, ट्रिप्टोफैन है, ये सारे के सारे इसेंशियल टोटल 9 एमिनो एसिड होते हैं जो हमें शरीर नहीं बना पा रहा, बाहर से खाने से लेने पड़ते हैं। दूसरा नॉन इसेंशियल होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाहिए नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वो एमिनो एसिड हैं जो शरीर खुद बना लेता है, इसलिए इन्हें खाने में लेना जरूरी नहीं होता है। लेकिन ये भी नहीं कि हमारा शरीर बना रहा तो हम नहीं खाएंगे, मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक। जैसे अगर सबसे बढ़िया बात करें जो विकल्प में मिल जाता है आपको, तो इसी में आप देखिए नॉन इसेंशियल में होगा ग्लाइसिन, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक। एलेनिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, सीरीन हो गया, प्रोलाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, सिस्टेडीन हो गया, यानी सिस्टाइन हो गया, यानी जितने भी हैं ये सारे के सारे, चाहे टाइरोसिन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन से हैं भैया, तो ये ग्लाइसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है, जो कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है भैया, ठीक। फिर एमिनो एसिड बनते कैसे हैं, तो भैया वन शॉट अगर आप देख रहे हो तो ये भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेपर में प्रिपरेशन भी आएगी, पूरा वन शॉट है, इसके अलावा फिर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो हम आपसे कहेंगे डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देखो, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज को देखो, आराम से जाके भौकाल काट के आओ पेपर में भाई, ठीक। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होती है, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो गैब्रियल तो आदमी का नाम होगा, थैलेमाइड इस कंपाउंड का नाम है। तो ये जो बना हुआ है इसका नाम है पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक। किससे क्रिया कराएंगे भैया, देखो CH, यहां पे अगर ऐसे देखिए CH3 COO C2H5, अगर ये ऐसे लिखा होता तो इसका नाम होता एथिल एसीटेट। ये एथिल है, ये एसीटेट होता मेरे भाई। लेकिन अगर हम यहां से एक H कम कर दें, देखना भैया 3 की जगह हम यहां पे 2 H कर दें और एक यहां Cl जोड़ दें, तो पहले ये एस्टर था, ठीक, लेकिन अब इसमें हैलोजन भी जुड़ गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। तो अब अरे सरल भाषा में क्लोरीन है यार, ये क्लोरो एस्टर हो गया। क्या हो गया? ये क्लोरो एस्टर हो गया, ठीक, या फिर हैलो एस्टर भी बोलते हैं। तो हमने क्या करा, इससे रिएक्शन कराई। जब हम इसकी रिएक्शन, बहुत सरल रिएक्शन है, तो देखो इसका K और इसका Cl, KCl अलग हो जाएगा और ये पूरा इंतजाम यहां पे आके जुड़ जाएगा। देखो जुड़ गया, ये देखो ऐसे ही जुड़ गया, ठीक। फिर हमने क्या करी, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये जितना राग है सब अलग हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ CO था, OH इन्हें मिलेगा, ठीक, तो ये COOH बन जाएंगे, ये भी COOH हो जाएंगे। ध्यान से समझिए। अब साथ में क्या बच जाएगा, तो देखो जितना झाड़ फन्नूस था CH2 CO, ये भी इंतजाम था, तो यहाँ पे देखो CH2 COOH NH2 बनेगा, जिसका नाम क्या है, एमिनो एसिटिक एसिड, और संग में बनेगा एथिल अल्कोहल। मेरी बात को ध्यान से समझो, पहले हम कर क्या रहे हैं। ये देखो क्या है, ये थैलेमाइड है, ये क्या है, हैलो एस्टर है। इनसे क्या हुई, रिएक्शन हुई, KCl अलग हुए, ये यहाँ पे आके जुड़ गए, हाइड्रोलिसिस कराई। हाइड्रोलिसिस जब कराई तो ये COOH जो बना बनने दो, कोई मतलब नहीं, हमें बनाना है ये एमिनो अम्ल बनाना। देखो इसमें NH2 भी है, COOH भी है, ठीक। तो ये बन गया क्या, NH2 CH2 COOH, संग में बन गया एथिल अल्कोहल, और यही एमिनो एसिड है क्योंकि इसमें NH2 भी है और COOH भी है। यह है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, 12th में भी आपने पढ़ी होगी। फिर दूसरी होती है स्ट्रेकस सिंथेसिस, इससे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे मेरे भाई, आओ दिखाते हैं, बहुत सरल है। CH3CHO कौन है, एसिटल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे, इन्हें H मिलेगा तो जो OH और CN दोनों आके जुड़ेंगे, तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, क्योंकि CN माने साइनो, OH माने हाइड्रिन, तो साइनोहाइड्रिन बना। फिर इसकी NH3 से क्रिया कराएंगे, NH3 से क्रिया कराएंगे तो CH3 से CN से बीच वाला जो झाड़ फन्नूस हटेगा, यहां पे NH3 आ जाएगा। NH3 आ जाएगा तो इसका नाम एमिनो नाइट्राइल है। फिर इसकी जल अपघटन कराएंगे, और जब जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा CH3CH NH2COOH, इसका नाम है एमिनो प्रोपियोनिक एसिड। इसमें देखो NH2 भी दिख रहा है, यानी एमीन भी दिखाई दे रहा है, COOH भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एमिनो एसिड है भैया, ठीक।
तो इस तरीके से दूसरे मेथड से भी आप एमिनो एसिड बना सकते हो। तीसरा कूप सिंथेसिस, ये भी खूब पूछा जाता है भैया, और ये सब रिएक्शंस पेपर में 2-2 नंबर में आएंगी। क्या करते हैं, तो कीटो प्रोपियोनिक एसिड, कीटो क्यों कह रहा है, देखो कीटोन जहां भी सीओ होता है उसे कीटो बोलते हैं, और 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन होता है। तो कीटो प्रोपियोनिक एसिड की अमोनिया से क्रिया कराते हैं, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, यहां से O हटेगा, इनकी जगह पे NH आके जुड़ेगा, इसका नाम है इमीन। जब इसकी हाइड्रोजन से पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो इन्हें एक H और मिल जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरे भाई, देखो NH2 माने क्या है, एमीन, COOH माने क्या है, अम्ल, तो नाम क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल। ठीक है भैया। उसके बाद अल्फा हेलो एसिड से भी बन जाएगा। ये देखो भैया कौन है, NH3 यानी अमोनिया है। ये कौन है, देखो CH3COOH, इसमें से अगर एक H को हम लोग हटा दें तो ये कौन बन जाएगा भैया, Cl माने क्लोरो एसिटिक एसिड। ये है, रिएक्शन होगी, आपस में लोग मिलेंगे, इनका केवल HCl अलग हो जाएगा, ये देखो HCl अलग हो जाएगा, NH2CH2COOH मिल जाएगा, और ये इससे भी ग्लाइसिन बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, या 3-4 इसकी विधि हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, जिसमें ज्यूटर आयन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, NH2CH2COOH, ये रिएक्शन है। अगर हम क्या करें, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं, जरा देखना मेरे भाई, यहां से एक हाइड्रोजन हटाएं और ये हाइड्रोजन हम जबरदस्ती इन्हें दे दें, तो इनके पास कमी हो गई तो यहां माइनस आ जाएगा, इनके पास ज्यादा हो गया तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, और इस आयन को ही हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है भाई, ये देखो यही लिखा हुआ है, NH2CH2COOH, एक H इन्हें दे दिया तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, NH, यहां पे देखिए NH3 के ऊपर प्लस आ जाएगा, CH3COO के ऊपर माइनस आ जाएगा। ये देखो H को हमने अलग कर लिया है और यहां लाके जोड़ दिया है, जिनके पास ज्यादा हो गए उनके ऊपर प्लस, जिनके पास कमी हो गई उनके ऊपर माइनस, इसे हम लोग कहते हैं ज्यूटर आयन पेपर में आता है। तो एमिनो एसिड का जलीय विलयन न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, क्योंकि इसमें NH2 और COOH ग्रुप अपोजिट नेचर होने के कारण एक दूसरे को न्यूट्रल करके सॉल्ट बनाते हैं, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं। यदि सॉल्यूशन का पीएच इस प्रकार एडजस्ट कर ले कि एमिनो एसिड ना कैथोड की ओर जाए और ना एनोड की ओर जाए, तो इस पीएच को एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। समझो, कोई पूछे कि भैया जो एमिनो एसिड हैं वो न्यूट्रल कब होते हैं, एमिनो एसिड न्यूट्रल यानी उदासीन मतलब बाबा कब होते हैं, बाबा मतलब उदासीन कब होते हैं मेरे भाई, तो कब उदासीन होते हैं, जिस पॉइंट को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, इस पे पीएच वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। पीएच को एमिनो एसिड का मतलब क्या कह देते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ये न्यूट्रल होगा, ना तो प्लस की तरफ जाएगा, प्लस मतलब ना तो एनोड की तरफ जाएगा और ना ही जाएगा ये माइनस की तरफ, तो इसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ये भी जिन लोगों के पेपर में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर में आपको 2 नंबर में जरूर मिलेगा। फिर कुछ रिएक्शंस हैं इसकी, COOH ग्रुप के कारण रिएक्शन हाँ करता है, बिल्कुल करता है, आओ दिखाते हैं भैया। एमिनो अम्ल ले लो, NH2CH2COOH ले लो, BaOH का होल ट्वाइस से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा मेरे भाई, तो देखो भैया NH2, ये देखो CH, यहां पर एक H यहां जोड़ देंगे ऐसे करके, ठीक, तो CH3NH2 यानी एमीन बन जाएगा, BaCO3 बन जाएगा और संग में पानी बच जाएगा, यानी COOH डिस्टर्ब हो गया, NH2 जैसा था वैसा ही रहा। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो किसके कारण है, COOH ग्रुप के कारण है भैया। ठीक, फिर इसका रिडक्शन अगर कराए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराओगे तो भैया ये जो एसिड है ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, एमिनो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। NH2 ग्रुप के कारण रिएक्शन बताओ, तो भैया ऐसी रिएक्शन करा दो जिसमें COOH तो ऐसे ही बना रहे, NH2 अब की डिस्टर्ब हो जाए, फिर वही लिया HNO2 से क्रिया कराई, देखो COOH वैसे ही बना रहा, ठीक, और क्या हो गया मेरे भाई, N2 और H2 अलग हो गए यानी NH2 डिस्टर्ब हो गया, ये रिएक्शन हो गई NH2 ग्रुप के कारण भाई। ठीक, फिर आइसोसाइनाइड रिएक्शन, ये देखो फिर भाई NH2CH2COOH है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे, इसे हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी पढ़ा करते थे। क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराएंगे, KCl अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा और यहाँ पे NC आके जुड़ेगा, NC वाले ग्रुप को कहते हैं आइसोसाइनाइड, जहां कहीं भी NC होता है उसे कहते हैं आइसोसाइनाइड। इस वजह से ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी आइसोसाइनाइड रिएक्शन भैया। ठीक है,
एमिनो एसिड का भैया क्या क्या हमारी जिंदगी में जो है इंपॉर्टेंस है, तो भैया बॉडी की ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड बहुत जरूरी होते हैं। हमारा शरीर इन एमिनो एसिड की सिंथेसिस नहीं कर पाता है, सारे नहीं कर पाता है जो इसेंशियल वाले हैं, इसलिए हम भोजन से प्राप्त करते हैं, प्रोटीन के रूप में बाहर से प्राप्त कर लेते हैं। जब प्रोटीन बॉडी में पहुंचती है तो ये हाइड्रोलाइसिस यानी टूटकर एमिनो एसिड में बदल जाती है, जिसे हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के साथ बॉडी पार्ट्स में पहुंचकर प्रोटीन को बना लेता है। ठीक, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड। तीन जो एमिनो एसिड है अल्फा बीटा गामा, इन पे क्या क्या इफेक्ट आता है ये भी डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चों से पूछ सकता है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं जब इन्हें गर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं भैया, इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल वाटर निकालकर एक साइक्लिक डाई एमाइड बनाते हैं। सबको पता होना चाहिए एमाइड क्या होता है, तो CONH2 को हम लोग एमाइड कहते हैं। तो जब भी गर्म करेंगे अगर पानी निकलेगा और संग में एमाइड निकलेंगे तब हम लोग समझ जाएंगे वो क्या है, अल्फा एमिनो एसिड है। विकल्प में भी पूछ सकता है कि भैया गर्म करने पर पानी और एमाइड बनाता है तो वो कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा बीटा गामा, कोई नहीं, तो आप कहोगे अल्फा एमिनो एसिड है। उसी तरीके से जो बीटा वाले होते हैं अगर किसी को गर्म करें अमोनिया निकले, अमोनिया निकलने का मतलब NH3 अगर निकले और फैटी एसिड बन जाए। सर जी फैटी एसिड क्या होते हैं, तो फैटी एसिड यानी बसीय अम्ल। कल जो जूलॉजी की वीडियो आ रही है, भले ही आपके पास मैथ हो फिजिक्स हो तब भी देखना बैठ के, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड ये सब कल उसमें हम लोग पढ़ेंगे भैया। ठीक, तो अगर फैटी एसिड दें NH3 निकाल दें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो बीटा एमिनो एसिड। और गामा वाले क्या करेंगे, ये हीट करने पर साइक्लिक मोनो एमाइड बनाएंगे, वो डाई एमाइड बना रहे थे, ये मोनो यानी सिंगल वाला एमाइड बनाएंगे, संग में पानी निकलेगा तो उसे गामा एमिनो एसिड कहेंगे। मोटा मोटा याद रखिए, अगर पानी निकले दो एमाइड निकले डाई एमाइड तो अल्फा वाला है, अमोनिया निकले फैटी एसिड संग में निकले तो बीटा वाला है, और पानी निकले संग में सिंगल एमाइड निकले, मोनो माने एक एमाइड निकले, सिंगल एमाइड निकले तब हम लोग उसे कहेंगे गामा एमिनो एसिड। ज़्विटर आयन एक बार फिर से हमने अलग से भी लगा दिया है क्योंकि पेपर में ये आता रहता है। तो ये देखो ये वही है NH2CH2COOH एमिनो अम्ल है, एक H इन्हें दे दिया, यहां माइनस आ गया यहां प्लस आ गया, तो ये जो आयन बना है इसे ही हम लोग कहते हैं ज़्विटर आयन मेरे भाई। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन अगर कोई पूछे जो एमिनो अम्ल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति होती है मेरे भाई उभयधर्मी। उभयधर्मी क्यों, क्योंकि मेरे भाई इसमें दो ग्रुप हैं, एक NH2 है एक COOH है, नामी है एसिड। इसकी प्रकृति एसिड होती है यानी ये अम्लीय होती है, इसकी क्षारीय होती है, मतलब इसमें दोनों क्वालिटीज हैं, अम्ल भी है क्षार भी है, दोनों तरीके से बिहेव कर लेगा। उभयधर्मी होता क्या है, जो दोगला टाइप का आदमी हो, अम्लों के साथ क्षारों के समान बिहेव कर ले, क्षारों के साथ अम्लों के समान बिहेव कर ले, यानी जब अम्ल आएंगे तो क्षार निपटेंगे, लवण बना लेंगे। अभी ऊपर प्रॉपर्टी में लिखवाया विधान में, जब क्षार आएंगे तो अम्ल निपटेंगे और लवण बना लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है भाई। ठीक है, तो ये पूरा प्रोटीन है जिसमें एमिनो अम्ल और प्रोटीन इसकी जो सिंथेसिस है, कूप सिंथेसिस वगैरह, स्ट्राइकर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलिमाइड वगैरह। उम्मीद करते हैं आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। कल जो वीडियो आएगी भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट यहीं पे लिखा हुआ रखा होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या है, लिपिड क्या है, ठीक है, प्रोटीन क्या है। जूलॉजी में पहली यूनिट बायोमॉलिक्यूल्स ही है, तो यही सब हम लोग उसमें पढ़ाएंगे मेरे भाई। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।